आई एम स्टार्टिंग इट्स मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। बेटा फोकस कीजिए आज के लेक्चर पे, क्योंकि आज का लेक्चर आपको कुछ परसेंट, कुछ हद तक और आगे लेके जाएगा। आपका एक एक लेक्चर, बिलीव मी, अगर आपने इकोनॉमिक्स अच्छे से समझा है ना, आपका एक एक लेक्चर इज अ टाइप ऑफ अ मार्जिनल यूटिलिटी, यानी थोड़े में थोड़ा और डेली आपको जो लेक्चर अपडेट्स आ रहे हैं वो कोई भी क्वेश्चन सेम नहीं है। आप डेली आके अपने फोकस, अपने गोल की तरफ बढ़ रहे हो। 1% भी अगर आप डेली इंप्रूव हो जाओ तो बेटा पूरे साल में टिल द नेक्स्ट ईयर जून, आप नेक्स्ट जून तक 365% इंप्रूव हो जाओगे। फोकस कीजिए आज के लेक्चर पे। एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द डिबेंचर्स। डिबेंचर्स की बात करें ना, डिबेंचर्स यानी कि बोरोड कैपिटल यानी कि बोझ, आपका बोझ। बोरोड कैपिटल क्या होती है, बोरोड कैपिटल पे क्या पे करना पड़ता है, यानी कि इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, ये सारी बातें इस मच क्रिस्टल एंड क्लियर। लास्ट लेक्चर में ये सारी बातें क्रिस्टल और क्लियर हो चुकी थी और हमने डिबेंचर्स के सारे फीचर्स पढ़ लिए थे। नेक्स्ट मूविंग फर्दर टुवर्ड्स द टाइप्स ऑफ द डिबेंचर्स। देखो स्टार्ट कर रहा हूं मैं नंबर 1 ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफरेबिलिटी। बेटा ट्रांसफरेबिलिटी में दो टाइप्स है। नंबर वन टाइप की अगर मैं बात करूं ना तो रजिस्टर्ड डिबेंचर। देखो जिस घर में आप रहते हो, जिस फ्लैट में आप रहते हो, जिस बंगलो में आप रहते हो, वो घर, वो बंगलो या कोई प्रेमाइसेस हो, वो आपके पेरेंट्स के नाम पे रजिस्टर्ड है, यानी वो घर आपका है, आपके पेरेंट्स का है और नाम लिखा होगा आपके पेरेंट्स का, आपके एंसेस्टर्स का, तो वो क्या है, वो घर आपके नाम पे रजिस्टर्ड है क्योंकि वो सिर्फ आपका है। आप अपने घर को किसी और का घर नहीं कह सकते हो। इसी तरह से अगर डिबेंचर सर्टिफिकेट पे आपका नाम लिखा हुआ है, नेम इज मेंशन्ड, एड्रेस लिखी हुई है, एड्रेस इज मेंशन्ड, आपका आधार कार्ड, आपका टेलीफोन नंबर लिखा हुआ है, यानी बेटा ऐसे डिबेंचर्स को आप कहोगे रजिस्टर्ड डिबेंचर्स। जिस तरह से इंसान का जो घर होता है ना, घर रजिस्टर्ड होता है ओनर के नाम पे, उसी तरह से डिबेंचर्स रजिस्टर्ड है उस डिबेंचर होल्डर के नाम पे, उसे कहते हैं रजिस्टर्ड डिबेंचर। देखो मैं रीड कर रहा हूं। Registered debentures are those in which the name of the owner यानी कि holder, debenture holder is entered the register of debenture holders। register यानी कौन सा, RODH। देखो क्लास में टीचर रजिस्टर मेंटेन करती है अटेंडेंस के लिए कि बच्चे प्रेजेंट है तो वो अटेंडेंस है। कंपनी भी अपने डिबेंचर होल्डर्स के लिए रजिस्टर मेंटेन करती है और सारे रजिस्टर में उस डिबेंचर होल्डर्स का नाम लिखा होता है, RODH, रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स। नेक्स्ट रीड कर रहा हूं मैं आगे, देख लेते कि क्या कह रहे हैं वो। ऑल द डिटेल्स, उस रजिस्टर में सारी डिटेल्स, नेम, एड्रेस, नंबर ऑफ द डिबेंचर्स आर हेल्ड बाय हिम। आपने कितने डिबेंचर्स परचेज किए, नेम क्या है आपका, रेसिडेंशियल एड्रेस, आपका रजिस्टर्ड एड्रेस क्या है, सारी बातें उस पे लिखी होंगी। द इंटरेस्ट कैन बी कलेक्टेड थ्रू द इंटरेस्ट कूपन्स। बेटा आपको ना डिबेंचर के साथ इंटरेस्ट कूपन मिलेगा और वो इंटरेस्ट कूपन आपके नाम पे होगा। वो कूपन आपको बैंक में लेके जाना है, बैंक में वो कूपन दिखाना है और आपके नाम पे वहां पे आपको चेक मिलेगा, उसे कहते हैं डिबेंचर्स यानी कि इंटरेस्ट कूपन। कूपन के थ्रू आप कूपन शो करोगे, आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा। इंटरेस्ट विल बी credited into your account। Interest coupons, it is payable to the only person whose name appears on the register of debenture holders। कूपन सिर्फ उनको ही मिलेगा जिनके नाम पे डिबेंचर्स होंगे, यानी जिनके पास रजिस्टर्ड डिबेंचर्स होंगे तो कूपन भी उनके नाम पे रजिस्टर्ड होगा। सेकंड की अगर हम बात करें तो देखो एक चेक होता है, चेक एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल समझो बेटा। आपने ना पापा के हाथ में, ब्रदर के हाथ में, मोस्टली जेंट्स, मेल पर्सन, मोस्टली जो बिजनेस से रिलेटेड है, ऑफिस के काम से, उनके हाथ में ना आपने चेक देखा होगा। अब चेक पता है क्या है, चेक इज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, नेगोशिएबल, ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू द अनदर पर्सन, फ्रीली हैंड ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू द अनदर पर्सन। अगर उस चेक पे 10,000 रुपीज लिखी हुई, 10,000 सिग्नेचर किया हुआ है, बट चेक पे किसका नाम नहीं लिखा हुआ है कि वो चेक किसको देना है, तो बेटा जिसके हाथ में वो चेक लगा ना, यानी वो चेक का ओनर बन जाएगा।
बियरर इंस्ट्रूमेंट उसे कहते हैं द होल्डर ऑफ द डॉक्यूमेंट इज द ओनर ऑफ द डॉक्यूमेंट, यानी जिस पे नाम नहीं लिखा हो, जिसके हाथ में वो चेक लगा, वो चेक यानी कि वो 10,000 रुपए का ओनर बन जाएगा। उसी तरह से बियरर इंस्ट्रूमेंट, उसी तरह से बियरर डिबेंचर्स भी होते हैं जिन पे नाम नहीं होता, एड्रेस नहीं होती, जिसके हाथ में वो डिबेंचर्स लगे, वो बैंक में लेके गया तो बैंक उसे कूपन के थ्रू इंटरेस्ट पे कर देगी। यस, द होल्डर ऑफ द डॉक्यूमेंट इज द ओनर ऑफ द डॉक्यूमेंट, जिसमें नाम नहीं हो, कोई एड्रेस नहीं हो, जो बेनाम हो, और बेनाम चीज किसके हाथ में लग जाती है ना, वो उसका मालिक बन जाता है। Bearer debentures are those which can be transferred by mere hand यानी कि freely hand delivery. Such debenture holders name is not entered in the register of the debenture holders. जो कंपनी का register of debenture holders है, उस पे नाम नहीं लिखा जाता कि वो debenture certificate किसके पास है, कोई नेम मेंशन नहीं होता। इंटरेस्ट कैन बी रिसीव्ड, इंटरेस्ट सेम तरीका होगा, उस डिबेंचर सर्टिफिकेट के साथ स्लिप जैसे अटैच होती है ना स्लिप, उसी तरह से कूपन्स अटैच होंगे। वो कूपन्स आपको टियर करने और टियर करके बैंक में लेके चलने, बैंक आपको इंटरेस्ट पे करेगी उस कूपन्स के ऊपर। इंटरेस्ट कूपन्स अटैच टू द डिबेंचर सर्टिफिकेट। फर्स्ट था ऑन द बेसिस ऑफ द ट्रांसफरेबिलिटी रजिस्टर्ड डिबेंचर्स, बियरर डिबेंचर्स। रजिस्टर्ड डिबेंचर्स, आपका नेम रजिस्टर्ड है, आपका घर रजिस्टर्ड है, आपकी प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड है, तो उसी तरह से आपके डिबेंचर्स भी रजिस्टर्ड है। बियरर डिबेंचर, आपका नेम रजिस्टर्ड नहीं है, कंपनी ने नहीं लिखा है, आपके हाथ में डॉक्यूमेंट है तो आप ओनर हो, आपके हाथ से डॉक्यूमेंट चला गया तो जिसके हाथ में वो डॉक्यूमेंट आया उस डिबेंचर्स का ओनर वो बन जाएगा। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ द सिक्योरिटी टेंशन। सिक्योरिटी की जब भी बात करें ना तो माइंड में टेंशन वर्ड आता है। देखो, कोशिश ये करनी चाहिए कि हम जो भी काम करें ना उसमें टेंशन ना हो, क्योंकि हम वो काम अपने शौक से कर रहे हैं, एकदम हार्डली कर रहे हैं। फर्स्ट की बात करें ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी, सिक्योर डिबेंचर्स। बेटा ट्राई ये करना कि जब आपको इन्वेस्टमेंट्स करने का मौका मिले ना, आप आज स्टूडेंट हो, आपकी लाइफ स्टूडेंट लाइफ है, जब आप आगे चल के इनकम अर्न करो, अपने पैरों पे फाइनेंशियल स्टेप्स अपनी आगे बढ़ाओ, तो बेटा कोशिश करके सिक्योर्ड डिबेंचर में पैसे इन्वेस्ट करना, यानी ऐसे डिबेंचर्स जिसमें कंपनी की प्रॉपर्टीज, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, कंपनी की प्रॉपर्टीज सिक्योर्ड बाय चार्ज और द फिक्स्ड एसेट्स होती है। यानी अगर कंपनी डूब गई, कंपनी इंसॉल्वेंट हो गई, तो कंपनी की लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, अदर एसेट्स, ये सारी एसेट्स को बेचा जाएगा, ऑक्शन किया जाएगा, और ऑक्शन में से जो पैसे मिलेंगे उन पैसों से डिबेंचर होल्डर्स का कर्जा मुक्त माफ किया जाएगा, यानी कि रीपे किया जाएगा। नहीं समझे? फिर से बेटा, जिन डिबेंचर होल्डर्स ने सिक्योर्ड डिबेंचर्स परचेज की, सिक्योर यानी ऐसे समझो कि आपको और कंपनी को नॉट बांध के रखा है, आप कंपनी के साथ नॉट बांध के जुड़े हुए, कंपनी डूब गई तो आप नहीं डूबोगे, आपको सारी फिक्स्ड एसेट्स वो बेच के पैसे दिए जाएंगे, और उस क्रेडिटर्स को, यानी आप कंपनी के क्रेडिटर्स हो, वो कर्जा रीपे किया जाएगा। देखो, रीड कर रहा हूं मैं क्लियरली, मैंने हिंदी में मीनिंग बताई, मैं इंग्लिश में रीड कर रहा हूं अभी। ऑन द बेसिस ऑफ द सिक्योरिटी, secured debentures are those debentures which are secured by some charge on the company's assets कंपनी की होगी, plant and machinery, land and building। आगे, the debenture holders are provided as security, so these debentures are called as a mortgage debentures। गिरवी रखिए, कंपनी ने प्रॉपर्टीज अपनी आपके साथ, आपके कर्जे के साथ गिरवी रखी है। The company provides the security of repayment, हम गारंटी दे रहे हैं, विश्वास के साथ गारंटी दे रहे हैं, by creating the charge on the fixed assets of the company। It may be fixed charge or it may be floating charge। वो कंपनी आपको डिटेल्स में बताएगी कि वो अमाउंट फिक्स्ड है या मार्केट का अमाउंट कम ज्यादा फ्लोटिंग चार्ज होगा। नेक्स्ट की बात करें तो अनसिक्योर, थोड़ा टेंशन वाला अनसिक्योर डिबेंचर्स वो होते हैं बेटा, जो डिबेंचर्स की कंपनी रीपेमेंट तो करती है पर रीपेमेंट के टाइम पे गारंटी नहीं देती।
गारंटी यानी कंपनी ने जब डिबेंचर्स इशू किए, कंपनी आपको जरूर कहेगी कि हम आपका कर्जा लौटाएंगे, इन रिटर्न आपको लिख के देगी। पर अगर कंपनी इंसॉल्वेंट हुई तो डूबने के बाद कोई गारंटी नहीं है कि आपको डिबेंचर्स के पैसे वापस मिले। कंपनी ट्राई करेगी कि आपको पैसे दिए जाए, पर बेटा आपसे पहले उन लोगों को पैसे दिए जाएंगे जिनके पास सिक्योर्ड डिबेंचर्स हैं, क्योंकि कंपनी की सारी असेट्स उनके पास है, उनके नाम पे, तो पहले उनको पैसे दिए जाएंगे, उसके बाद अगर पैसे बचे तो आपका नंबर। यानी पैसे लौटाने में, रीपेमेंट में भी देखो ना, पहले प्रेफरेंस शेयर्स को दिए जाते हैं, फिर इक्विटी को, तो पहले सिक्योर्ड डिबेंचर्स को, उसके बाद पैसे बचे तो अनसिक्योर्ड को। रीड कर रहा हूं मैं, these debentures are not secured by any charge on the company's assets। ये डिबेंचर कोई भी हक नहीं रखते, चार्ज यानी कोई भी हक नहीं रखते कंपनी की फिक्स्ड प्रॉपर्टी के ऊपर, उनकी कोई नजर नहीं होती फिक्स्ड प्रॉपर्टी पे। ऑन द चार्ज ऑफ द कंपनीज असेट्स सच डिबेंचर होल्डर्स आर सिक्योर्ड बाय जनरली सॉल्वेंसी ऑफ द कंपनी। जब तक कंपनी चल रही है, जब तक कंपनी का प्रॉफिट है, जब तक कंपनी के पास कैश है, वो कंपनी चलाती रहेगी और डिबेंचर्स चलते रहेंगे। जिस दिन कंपनी ने ट्रैक्स पीछे की, पैर पीछे की, यानी वो डिबेंचर होल्डर्स भी गए, उनका टेंशन और बढ़ जाएगा। इन केस ऑफ द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, देयर क्लेम कम्स ओनली आफ्टर द पेमेंट टू द सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। आप केस कर सकते हो कंपनी के ऊपर, पर आपका केस भी यही जताएगा कि जब तक सिक्योर्ड डिबेंचर्स को पैसे नहीं दिए तो फिर आपको पैसे नहीं मिलेंगे। लेटर ऑफ पेमेंट होता है, लेटर ऑफ पेमेंट में पैसे देने के पूरे पेमेंट में पहले सिक्योर्ड डिबेंचर्स का नाम आता है और उसके बाद अनसिक्योर्ड का। नेक्स्ट, ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्टेबिलिटी। यस बेटा, ये बेस्ट ऑप्शन। सच बताऊं, देखो क्या होता है, समटाइम्स ऐसे होता है कि हमारी जो दोस्ती है ना, वो किसी आउटसाइडर के साथ हो जाती है। यानी कोई एरिया में पर्सन रह रहा है, हमारी उससे दोस्ती हो गई है, वो हमारा नेबर है। कुछ दोस्ती करते करते कुछ लोग हमारे फैमिली मेंबर्स भी बन जाते हैं, पर टाइम के बाद आपकी 4 साल की दोस्ती अपने दोस्त से, आपकी 6 साल की दोस्ती अपने दोस्त से, आज वो दोस्त आपका फैमिली मेंबर बन चुका है। आपका क्लासमेट था 5th स्टैंडर्ड से, आज 10th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड में 5-7 साल के बाद आपका फैमिली मेंबर वो बन चुका है। यानी कि आपका वो रिलेशन उसके साथ जो दोस्ती का था, आज फैमिली मेंबर का हो चुका है। उसी तरह से जो डिबेंचर्स कन्वर्टेबल है, अपना रिश्ता कन्वर्ट करना चाहते हैं। कैसे बेटा, देखो कंपनी ने डिबेंचर्स इशू की आपके नाम पे, यानी डिबेंचर होल्डर्स के नाम पे, तो वो जो डिबेंचर होल्डर्स है ना, उसी टाइम पे इशू करने के टाइम पे कंपनी आपको लिख के देगी आफ्टर द 8 इयर्स, 8 सालों के बाद आपके डिबेंचर्स को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट किया जाएगा। यानी आज आप हमारे कर्जदार हो, जैसे वो पहले दोस्त था 5th स्टैंडर्ड में, आज आप हमारे कर्जदार हो। 8 सालों के बाद आप हमारे कर्जदार से रिश्तेदार, फैमिली मेंबर बन जाओगे। यानी आफ्टर द 8 इयर्स, 8 साल कंप्लीट करने के बाद आपके डिबेंचर्स को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट किया जाएगा। यानी 8 सालों तक आपको FRI, फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहा है। आफ्टर द 8 इयर्स आप दुख और सुख के भागीदार बन जाओगे। जहां पे कंपनी के पास ऑलरेडी hundreds and thousands ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, वहां पे आपका नंबर भी ऐड किया जाएगा और आप भी दुख और सुख यानी कि फ्लक्चुएटिंग डिविडेंड के मालिक या हकदार बन जाओगे। देख रीड कर रहा हूं मैं ऐसे, convertible debentures are those which are converted into the equity shares after the certain period, कुछ टाइम के बाद। after the certain period मैंने डिजिट यूज किया बेटा, 8 years। the period of the conversion is time, वो बता दिया जाता है कन्वर्जन के टाइम पे, यानी वो बता दिया जाता है इशू करने के टाइम पे, एट द टाइम ऑफ द इशू ऑफ डिबेंचर्स। आफ्टर द कन्वर्जन द क्रेडिटर्स विल बिकम द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। कर्जदार, रिश्तेदार बन जाते हैं, कर्जदार डिबेंचर होल्डर्स, रिश्तेदार इक्विटी शेयर होल्डर्स, एकदम अपने वाले रिश्तेदार, ई फॉर एकदम अपने, ई फॉर इक्विटी। नेक्स्ट, नहीं आप उधर ही रहो। एसेट डिबेंचर होल्डर्स जिन्होंने इंटरेस्ट नहीं जताया, जिन्होंने रिश्ते को कन्वर्ट नहीं करना चाहा कि नहीं हम कर्जदारी सही है, तो उनको उधर ही रखो।
वो जिंदगी भर यानी कि लाइफ टाइम तक, जब तक आप डिबेंचर्स हो तब तक कर्जदार ही रहोगे। आपका रिश्ता कन्वर्ट नहीं किया जा सकता इक्विटी शेयर होल्डर्स में, आपका रिश्ता कन्वर्ट नहीं किया जा सकता किसी और टाइप के शेयर होल्डर्स में, क्योंकि आपका डॉक्यूमेंट, आपका डिबेंचर सर्टिफिकेट बता रहा है कि आप नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स हो। रीड करो मैं, जिसे कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स आर दोस डिबेंचर्स व्हिच आर नॉट कन्वर्टेड इनटू शेयर, जो डिबेंचर्स शेयर्स में कन्वर्ट नहीं हो, जो कर्जदार, बाकीदार, हिस्सेदार में, रिश्तेदार में कन्वर्ट नहीं हो, जो दोस्त, फैमिली मेंबर में कन्वर्ट नहीं हो, उसे कहा जाता है नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर which are not converted into the shares. These debentures remain as a debenture only for all the period, यानी 8 साल के 8 साल तक आप हमेशा डिबेंचर होल्डर ही रहोगे। ज्यादा से ज्यादा उसके बाद आपसे रिश्ता खत्म किया जाएगा, आपको पैसे रीपेमेंट कर दी जाएंगे। Sometimes these debentures can be redeemed if the company so wishes. अगर कंपनी को लगा तो आपसे वो रिश्ता खत्म कर देगी, आपके पैसों को रिडीम, रीपेड कर देगी। नेक्स्ट, फोर्थ वन, आपकी हेडिंग। बेटा हर हेडिंग में 2 टाइप्स, जैसे प्रेफरेंस शेयर्स की हर हेडिंग में 2 टाइप्स थे, उसी तरह से इस डिबेंचर की हर हेडिंग में 2 टाइप्स हैं। 4 हेडिंग्स 2 टाइप्स, 4 into 2 यानी कि टोटली आपके 8 टाइप्स। देखो लास्ट हेडिंग, ऑन द बेसिस ऑफ रिडीमेबिलिटी। पता है मेरे बच्चों को ये वर्ड बहुत अच्छे से पता है कि सर रिडीमेबिलिटी यानी क्या, रीपेमेंट, इरिडीमेबिलिटी, नॉन रीपेमेंट, पैसे लौटाना यानी कि रिडीमेबिलिटी, नहीं लौटाना यानी इरिडीमेबिलिटी। अगर मैंने रिडीमेबल डिबेंचर्स परचेज किए तो 8 इयर्स के बाद मेरी कंपनी यानी हमारी कंपनी हमें पैसे लौटा देगी, क्योंकि हमारे डिबेंचर्स रिडीम्ड हो चुके हैं, पैसे लौटा चुके। मैंने डिबेंचर्स ही वो परचेज किए थे जो मुझे 8 सालों के बाद मेरे पैसे लौटा दें। अगर आपने वैसे डिबेंचर्स परचेज किए बेटा, आपको कोई पैसों की कमी नहीं है, कुछ डिबेंचर्स होल्डर्स को कोई कमी नहीं होती, तो जिंदगी भर जब तक कंपनी सॉल्वेंट है, जब तक कंपनी चल रही है, कंपनी पैसे नहीं लौटाएगी। और ऐसे डिबेंचर्स को इरिडीमेबल कहा जाता है यानी नॉन रीपेबल। रिडीमेबल डिबेंचर्स आर दोस व्हिच आर पेड बैक, कुछ समय के बाद वापस दिए जाते हैं आफ्टर द सर्टेन पीरियड, से फॉर 10 इयर्स और 20 इयर्स, 10-20 सालों के लिए, यानी ये लॉन्ग टर्म बेटा। 10 इयर्स 20 इयर्स काफी लॉन्ग टर्म होता है। The period on the which debentures are redeemed is mentioned at the time of issue. उस टाइम पे ही जब आपने डिबेंचर्स परचेस किए ना, उसी टाइम पे आपको डिबेंचर सर्टिफिकेट पे लिख के देंगे कि 2030 में आपके डिबेंचर्स के पैसे सारे वापस। The interest is paid until the redemption after the principal amount is paid back. 10 सालों में 10 बार ब्याज मिलेगा। आगे इट मे बी पेड इन इंस्टॉलमेंट्स, आपको इंस्टॉलमेंट भी दे सकते हैं। ये सारी बातें आपके ट्रस्ट डीड यानी कि एग्रीमेंट, वो एग्रीमेंट जो कंपनी के बीच में और डिबेंचर होल्डर के बीच में एग्रीमेंट बनाया जाता है, पर विश्वास वाला, कॉल्ड एज अ ट्रस्ट डीड, विश्वास वाला वो एग्रीमेंट, टर्म्स एंड कंडीशन सारी उस पर लिखी रहती। नेक्स्ट, इरिडीमेबल, नहीं लौटा रहे भाई, हम आपको बोल के बता रहे हैं, तो देखो बोल के बता रहे हो तो बात ही खत्म है ना। आपके पैसे नहीं लौटाएंगे, जिंदगी भर आपको ब्याज देते आएंगे, एवरी ईयर आपको इंटरेस्ट पे करेंगे, पर आपके पैसे नहीं लौटाएंगे यानी कोई गलत नहीं है, इट्स अ रूल कि जब तक कंपनी जीवित है, जब तक कंपनी चल रही है, आप अपने डिबेंचर्स के पीछे इंटरेस्ट लेते हो। These debentures are not redeemed as long as the company is going concern. At the time if the winding up, the debenture holders total due is paid back. Total due, रहा हुआ जो भी अमाउंट है वो आपको दिया जाएगा कंपनी बंद करने के टाइम पे। No specific period is fixed for the redemption, बताया नहीं जाता कि कभी, but however the company can decide to redeem the debentures according to its facility, its convenience. फिर से सुकून, सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। सेटिस्फेक्शन कैसे मिलेगा बेटा? सेटिस्फेक्शन मिलेगा कंप्लीटली रीजन से। देखो फर्स्ट, नंबर 1, ऑन द बेसिस ऑफ रजिस्टर्ड, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफरेबिलिटी।
ट्रांसफरेबिलिटी में रजिस्टर्ड डिबेंचर्स, बियरर डिबेंचर्स, जो डिबेंचर्स आसानी से ट्रांसफर हो जाए उसे कहते हैं बियरर डिबेंचर्स। जो डिबेंचर्स आसानी से एक पर्सन से लेके दूसरे पर्सन तक नहीं आ सके उसे कहते हैं रजिस्टर्ड डिबेंचर्स। अच्छा, सेकंड, ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्टेबिलिटी, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी, सिक्योर डिबेंचर्स, नॉन सिक्योर डिबेंचर्स। ऑन द बेसिस ऑफ रिडीमेबिलिटी, रिडीमेबल डिबेंचर्स, इरिडीमेबल डिबेंचर्स। रीड कर लो बेटा, 8 की 8 पॉइंट्स आपको डायग्राम के साथ लिखनी है। इंट्रोडक्शन, फिर डायग्राम, फिर नेक्स्ट 2 पेजेस तक उसका पूरा कंटेंट, यानी ऐसे टाइप्स वाले या फीचर्स वाले जो आंसर्स है ना, आप ट्राई करो कि उसमें डायग्राम जरूर हो, आपकी हैंडराइटिंग काफी अच्छी हो, आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी हो, तो फिर क्या होगा, 5 मार्क्स में से आउट ऑफ द 5 मार्क्स आपको 4 मार्क्स इजीली दी जाएगी अगर आपका पेपर अट्रैक्टिव है तो। लास्ट, कोट ऑफ द डे। बेटा कोट ऑफ द डे के बाद हमारा लेक्चर सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। इफ यू वेट फॉर द परफेक्ट टाइम, सही टाइम के लिए आप वेट कर रहे हो, इंतजार कर रहे हो, इट विल नेवर हैपन। इफ यू वेट फॉर द परफेक्ट टाइम इट विल नेवर हैपन। किसी चीज के लिए आप वेट कर रहे हो, भी मैं ये चीज, ये कमिटमेंट स्टडीज में, ये कमिटमेंट स्पोर्ट्स में कर दूंगा, सही टाइम आने पे वो सही टाइम कभी नहीं है, क्योंकि टाइम सही होता है, टाइम के हिसाब से डिसीजंस होने चाहिए। आप लॉकडाउन के हिसाब से डिसीजन लोगे, लॉकडाउन चला जाएगा उसके बाद डिसीजन जो लोगे ना वो लॉकडाउन के बाद वाला डिसीजन होगा, क्योंकि लॉकडाउन खत्म हो चुका है, वो टाइम जो आएगा ना उस टाइम का डिसीजन होगा। तो लॉकडाउन में स्टडीज का डिसीजन आपको आज ही लेना होगा, इनफैक्ट लेट हो चुकी है, जल्दी लेना होगा। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।